नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम बात करेंगे कि अयोध्या में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक, धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगी। राम दरबार में जब ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अवध के लोगों की अब ख्वाहिशें होंगी परी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को राम की नगरी यानी कि अयोध्या में कैबिनेट की बैठक करके इतिहास रच दिया। इस बैठक में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई निर्णयों पर सहमति की मुहर लगी। फिलहाल इस पर सत्ता और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया, तो चलिए चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके बीजेपी नेता विकास पांडे, कांग्रेस नेता वचस्पति पांडे। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वचस्पति जी, योगी कैबिनेट की बैठक हुई अयोध्या में और जिन प्रस्ताव पर मुहर लगी, ये कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव इतिहास को नया रंग और नए रूप में और पूरी तरीके से इतिहास को संजोने के लिए। क्या प्रतिक्रिया इस पे कांग्रेस की? जो कुछ प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं वो कुछ है, ठीक है, तो विकास की तरफ है, और लेकिन ये अयोध्या पर ही नहीं होना चाहिए, मथुरा पर भी होना चाहिए, काशी पर भी होना चाहिए। इनको क्यों छोड़ दिया गया है? क्या चुनाव का समय है? इस समय 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए क्या निर्णय लिया गया है? अगर सोलर सिटी तो हर जिले को बनाया जाना चाहिए, और उसको पुल बनाने वाला ऐसे कोई खास बात नहीं है। फाउंटेन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। म्यूजियम तो कहीं भी बनाया जा सकता है। ऐसे नहीं है जिससे बहुत विकास हो रहा हो, लेकिन क्योंकि इलेक्शन का समय है इसलिए भगवान के नाम पे इनके पास कोई मुद्दे बच्चे नहीं है। ईश्वर के नाम पे, राम के नाम पे केवल वोट लेने का केवल ये प्रयास है, इसके अलावा कुछ नई बात नहीं। विकास जी जी, रखिए अपना पक्ष इस मामले पर। आखिरकार ये जो प्रस्ताव पर मुहर लगी है, ये क्या वाकई देश की पूरी तरीके से पुरानी चीजों को भी नए इतिहास के रूप में प्रदर्शन करने के लिए और तमाम चीजों को जनता के बीच में लाने के लिए प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है? देखिए, पुरानी चीजों को नए रूप में प्रस्तुत करने का विषय नहीं है जी। हम अपनी पुरानी संस्कृति और धरोहर को वापस लाने वाले लोग हैं जी। और इन सब का नजरिया देखिए कि उसमें कह रहे हैं कि नए नजरिए से। नए नजरिया नहीं है। राम राज्य की कल्पना तो बहुत पुरानी है साहब, हमारे शास्त्रों और पुराणों में मिलती है राम राज्य की कल्पना। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरीके की सरकारें चलाई और राम को काल्पनिक कह करके उस परंपरा को चोट पहुंचाने का काम किया। इसलिए ये अपने उस वक्तव्य को छुपाने के लिए आज जिस तरीके से कह रहे हैं कि पुरानी चीजों को नए तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा, बिल्कुल नए तरीके से नहीं किया जा रहा। 9 नवंबर का दिन ऐतिहासिक दिन है हम सबके लिए। कारण कि वो 9 नवंबर 1989 याद कर लीजिए, जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के लिए शिलान्यास पूजन किया था। वो 9 नवंबर का ऐतिहासिक दिन 2019 का याद कर लीजिए, जब कोर्ट के निर्णय के सापेक्ष राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ और राम मंदिर बनने की ओर अग्रसर हुआ मार्ग। आज पुनः 9 नवंबर हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मैं फिर कहता हूं आपको कि राजनीति तो जब चाहे तब आप कर लीजिएगा। मेरा आग्रह है सारे राजनीतिक दलों से, जब मन हो तब कर लीजिएगा, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे हर्षोल्लास के विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आज 9 नवंबर में का दिन पुनः ऐतिहासिक हो गया। योगी जी ने उस अयोध्या धाम में जहां से राम राज्य की कल्पना सार्थक होती है, योगी जी ने बैठक करके ये साबित कर दिया कि हमारी सरकार राम राज्य की कल्पना में विश्वास रखने वाली है। और कैसी सरकारें रही हैं वो आप सब भी जानते हैं। आज राम राज्य की कल्पना का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की किसी भी सड़क पर आप रात 12 बजे चले जाइए, आपको गुंडाई अराजकता का माहौल नहीं मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने का काम ये राम राज्य की ही तो कल्पना है स्नेहा जी। ये आप देखने का प्रयास करिए कि आज उत्तर प्रदेश कितना बदला है पिछले 6 सालों में। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान अराजकतावाद, दंगावाद, कब्जा प्रथा से हुआ करती थी, आज वो उत्तर प्रदेश खुशहाल
नौनिहाल उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है, ये केवल तब संभव हुआ जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी ने एक ऐसी सरकार दी जिसकी विशुद्ध रूप से अवधारणा राम राज्य से प्रेरित है, और राम राज्य ही हमारी कल्पना का आधार भी है। विकास जी, जी पूरी तरीके से आपने बताया कि 9 नवंबर वैसे भी ऐतिहासिक दिन है, इसीलिए क्या कल वहां पे बैठक हुई थी? देखिए, आप कह सकती हैं ये बात, क्योंकि 9 नवंबर क्या मुझे लगता है कि हर भारतीय के लिए, हर सनातनी के लिए बड़ा गर्व का दिन है। बिल्कुल, क्योंकि 9 नवंबर से संघर्ष चलते चलते और आज 9 नवंबर ही ऐसा दिन है कि जब हम राम राज्य की कल्पना को सार्थक होते हुए देख रहे हैं। ठीक है। आप देख लीजिए कि राम के ऊपर बयान देने से बचने वाले लोग आज राम राम जप रहे हैं। क्यों जप रहे हैं? क्योंकि राम राज्य की कल्पना आज सार्थक होती हुई दिख रही है। आज उस सनातन की ताकत का एहसास इन्हें है कि उस सनातन की ताकत इतनी है कि वो बड़े बड़े विधर्मियों को ठीक कर देती है। ठीक है जी। कैसे आप आ रहे हैं और सनातनी कह रहे हैं अपने को? जी वाचस्पति जी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि राम राज आप लाए, राम मंदिर आप बनवा रहे हैं। उन्होंने तमाम चीजों और पुराने इतिहासों को गिना दिया और कहा राम मंदिर का ताला किसने तोड़ा। पूरे इतिहास को पहले राम मंदिर के जान ले बीजेपी, उसके बाद ऐसे दावे करे। मुझे लगता है कि अपने काल कुशित इतिहास को याद नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी। ताला खुलवाए इन्होंने अगर कोर्ट के आदेश पर, तो आज राम मंदिर हमारी वजह से बन के खड़ा हुआ है। मुझे ये बात कहने में कोई आज अभी वाचस्पति जी कह रहे थे कि ये कोर्ट का आदेश है, किसी पार्टी की वजह से नहीं बन के खड़ा हुआ। ताला राजीव गांधी ने पर्सनल जाके खुलवाए थे। ये भी इनसे पूछ लीजिए कि इन्हें कितना इतिहास पता है। आदरणीय महोदय को जरा ये पूछ लीजिए इनसे कि क्या राजीव गांधी ने ये ताला अपनी स्वेच्छा से खोले थे? नहीं खोले थे। तो मुझे लगता है कि इतिहास को जरा ढंग से पढ़ने का काम करिए। अरे वाचस्पति जी, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे सुन लीजिए मेरा आग्रह। सर सुन लीजिए, मुझे मेरा आग्रह है, बीच में मैं नहीं बोला। वाचस्पति जी, अरे सर, अभी कांग्रेस से बता रहा हूँ आपको कि कांग्रेस की काल कुशित मानसिकता मैं उजागर कर दे रहा हूँ। बड़ा ढोल पीट रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी, ये है कांग्रेस की पार्टी की अवधारणा। जब आज राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है तब इनको हर जगह राम राम जप रहे हैं ये, और तब नहीं इनको याद आए जब राम को काल्पनिक कह दिया इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने काल्पनिक कह दिया। राम पर कांग्रेस को नैतिक। सर डरिए मत, मेरा आग्रह है आपसे, डरिए मत, क्योंकि जो आपकी पार्टी ने काला कुचक्र रचा है उसे जब जब आपके सामने लाया जाता है तो आप लोग डर जाते हैं। डरिए मत, मेरा आग्रह है आपसे, बगैर डरे सुनिए। जब राम को काल्पनिक कहा गया तब मुझे लगता है वाचस्पति द्विवेदी जी जैसे जाने सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के कहां चले गए, तब उनका राम प्रेम कहां चला गया, ये मुझे ढूंढे नहीं दिखाई दे रहा। स्नेहा जी, अगर आपको कहीं दिखाई दे तो मुझे भी मिलवा दीजिएगा ऐसे लोगों से। पूरी कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जम गया, किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ऐसी स्थिति थी कांग्रेस के अंदर जब राम को काल्पनिक कहा गया। अब कहां चला गया था इनका राम प्रेम, मुझे बता दीजिए, बता करके जाएं अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति का परिणाम है कि आज ये देश को यहाँ तक लेकर के आए। आज देश को एक सूत्र में पिरोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। आप कह रहे थे कि राम आस्था का विषय नहीं है, राम किसी की बपौती नहीं है। मैं भी कहता हूँ राम किसी की बपौती नहीं है। अगर कभी किसी अगर सर डरिए मत, सर डरिए मत, मैं बीच में आपके नहीं बोला, डरिए मत वाचस्पति जी। अरे विकास जी, वाचस्पति जी ने ये नहीं कहा कि राम आस्था का विषय नहीं है। राम आस्था का विषय है, राम किसी की बपौती नहीं है, मैंने ये कह रहा हूँ ना जी। सुनिए आप, मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन तब इनकी अभी विकास जी आप थोड़ा सा गलत बोल गए थे, इसलिए मैंने तो चलिए हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी कहा, क्योंकि इनकी वॉइस पे इको आ रहा था, इसलिए बहुत समझ में नहीं आ रही थी मुझे। मैं दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि इनके लिए राम कह रहे हैं कि आस्था का विषय है राम किसी की बपौती नहीं है। 100% इनकी बात सत्य है, लेकिन तब इनकी आस्था मर गई थी क्या कि जब राम को काल्पनिक कह दिया गया? तब इनकी आस्था मर गई थी क्या कि जब राम मंदिर पर निर्णय आने वाला था? अरे सर डरिए मत, जब राम मंदिर पर निर्णय आने वाला था तब वकीलों को खड़ा करके ये कहा गया कि अभी मत निर्णय दीजिए। तब किसने कहा था? किसने वकील खड़े किए थे कि राम मंदिर पर निर्णय अभी मत दीजिए? किसने वकील खड़े किए थे भाई? ये बता दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता करके जाएंगे अभी।
और स्नेहा जी इनसे कहिए बीच में ना बोलें। वाचस्पति जी, विवेक जी, विकास जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अपना पक्ष रखिएगा। क्योंकि बीच में बोलने से लोग समझेंगे कि आज भी ये राम को मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि राम के लोग जो राम को मानते हैं वो इतने अधीर नहीं होते हैं जितने अधीर आप हो रहे हैं, है ना। तो राम को प्लीज, राम को हृदय में भी मानिए, केवल राजनीतिक आधार मत बनाइए कि आज राम मंदिर बनने को तैयार हो गया है तो राम राम जप रहे हैं। इनके अजय राय जी कह रहे हैं कि अयोध्या का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सही मायने में तो आज राजनीति का अयोध्याकरण हुआ है। आप समझिए, ये देखने का नजरिया, मैं फिर कहता हूँ, आधा गिलास भरा आधा खाली। पूरी कांग्रेस उस खाली गिलास की चर्चा करती है, वैसे ही इन्हें अयोध्या का राजनीतिकरण दिख रहा है, और हम जैसे लोगों को आज सही मायने में राजनीति का अयोध्याकरण दिख रहा है। आज राम राज्य की स्थापना हो रही है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जब प्रधानमंत्री आवास सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में बनते हैं, और उसमें से भी सबसे ज्यादा भागीदारी आज किसी की प्रधानमंत्री आवास में है तो 31%, जिस अल्पसंख्यक बहुल आबादी 18% है, और 31% आवास उस अल्पसंख्यक आबादी को मिले। ये है राम राज्य की सही संकल्पना। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा नहीं होते, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश देने का काम किया योगी जी की सरकार में। ये है उत्तर प्रदेश में राम राज्य की अवधारणा। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बन रहा है, जिससे मुझे लगता है कि सारे वर्ग चलते हैं उसी एक्सप्रेस वे के ऊपर। किसी के लिए ये पाबंदी नहीं है कि आप चलेंगे और आप नहीं चलेंगे। ये है राम राज्य की अवधारणा। वरना याद कर लीजिए, इसी उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें चली कि जिन्होंने जाति, वर्ग और मजहब देख करके विकास काम किए। ये आप सबने देखा है स्नेहा जी, आप सबने बड़ी करीने से उस चीज को कवर किया है। पत्रकारिता, आप बड़े लंबे समय से पत्रकारिता जगत से जुड़ी हैं। इस मामले की बात कर रहे हैं आप विकास जी? मैं बात कर रहा हूं कि जब कांवड़ यात्राओं पे बैन लगा दिया गया होते राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। मैं बात कर रहा हूं कि जब कब्रिस्तानों की बाउंड्री बाल बनाने के लिए अलग से पैसा अलॉट किया गया, अलग से फंड अलॉट किया गया, और मंदिरों में पूजा अर्चना होती थी उसको बंद कराने का काम किया गया। मैं बात कर रहा हूं कि धर्म के आधार पर राजनीति को बांटने का काम किया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जब एक सिपाही भर्ती होती है तो उसमें एक जाति वर्ग के लोगों का समायोजन इतना होता है कि उसमें हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ जाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं परिवारवाद की। मुझे लगता है राम राज्य को मानने वाले, राम को मानने वाले कभी परिवारवाद को नहीं मानते होंगे, कभी परिवार को नहीं मानने वाले लोग रहे होंगे, कभी परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले नहीं रहे होंगे। ये इनकी थोती अवधारणा है। इन्होंने अभी सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया जी। जरा याद कर लीजिए, अपने देश के पहले राष्ट्रपति श्रद्धेय परम आदरणीय बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए उनको पूजा अर्चना के लिए आमंत्रण मिलता है, और उस पर देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी नाराजगी जाहिर करते हैं राष्ट्रपति से और कहते हैं कि आपको सोमनाथ मंदिर नहीं जाना चाहिए। और आज देखिए, यही विडंबना मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के दोहरा चरित्र है कि जब आज देश की राजनीति जागरूक हुई है, धर्मपरायण हुई है, तो कांग्रेस ने तत्काल अपना बगुला भगत कैरेक्टर दिखाया और तुरंत अपना चरित्र चेंज कर लिया। ये दोहरी राजनीति का हिस्सा है कांग्रेस की, जो इनके पतन का कारण है। और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू जी की इच्छा के बगैर सोमनाथ मंदिर गए और वहां पर शिवलिंग की स्थापना की, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी कि जब वो राष्ट्रपति पद से हटे तो दिल्ली के अंदर उन्हें आवास नहीं उपलब्ध कराया नेहरू जी ने। एक आवास पूर्व राष्ट्रपति को नहीं उपलब्ध कराया गया, और आज ये सोमनाथ मंदिर पर आकर के यहाँ प्रवचन दे रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस के लिए राम आस्था का विषय है, राम आस्था का पर कोई सवाल वाचस्पति जी, ये आस्था तब कहाँ चली गई? वाचस्पति जी, ये आस्था आपकी तब कहाँ चली गई जब राम को काल्पनिक कह दिया? और ये आस्था तब कहाँ चली गई जब कोर्ट निर्णय दे रही थी और आपने कह दिया निर्णय मत दीजिए अभी? तब आस्था कहाँ चली गई थी भाई? बताइए। विकास जी जवाब दीजिए। राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की क्या ठीक है, वाचस्पति जी विकास जी से जवाब लेते हैं। विकास जी, इनसे पूछ लीजिए हमारे सम्मानित प्रवक्ता से कि डरेंगे तो नहीं, मैं जवाब दूंगा। ये मेरा आग्रह है आपसे। खैर, दूसरी चीज अभी सर सुन लीजिए। ठीक है वाचस्पति जी सुन लीजिए, नहीं तो अभी विकास जी कहेंगे कि डर गए। अरे हम डरने वाले लोग नहीं है। ठीक है उनका पक्ष सुनिए। विषयांतर कौन हुआ स्नेहा जी, आपने पूरे विषय में देख लिया होगा जी।
किसी भी प्रकार से इस बात पर नहीं आए एक भी बार कि आज राजनीति का अयोध्याकरण हो रहा है। इस बात पे अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने एक शब्द भी बोला हो, अब सर विकास जी वो बार बार दावा कर रहे हैं कि अयोध्या का विकास सिर्फ क्यों, क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए अयोध्या में विकास, क्यों और जगहों पर विकास नहीं? मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी के चश्मे से आप देखोगे तो ये नहीं समझ पाओगे कि विकास सारे जनपदों का नहीं है। ठीक है, हमारी सरकार ने एक्सप्रेस वे निकाल करके ये प्रयास नहीं किया कि एटा, इटावा और मैनपुरी में ही उस एक्सप्रेस वे को घुमा करके निकाल दिया हो। हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये प्रयास नहीं किया कि केवल हम 5 जिलों में ही सरकार चलाएं और 5 जिलों में ही बिजली आए, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में गुल रहे। हमने ये प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार ने पारदर्शी सरकार चलाई है। अरे वाचस्पति साहब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मेरा आग्रह है स्नेहा जी, इनसे प्लीज कहिए, वाचस्पति जी जनता सुने, अन्यथा मैं बीच में बोलूंगा डिबेट खराब होगी भाई। ठीक है विकास जी रखिए अपना प्रश्न। मुझे लगता है कि हमारी सरकार जब आई तब इस उत्तर प्रदेश को हमने 18 से 24 घंटे बिजली, निर्बाध बिजली देने का काम किया और बगैर भेदभाव के देने का काम किया। ये होता है राम राज्य, जो ना कांग्रेस के चश्मे से देखेगा ना समाजवादी पार्टी के चश्मे से दिखेगा। हमारी जब सरकार आई तो हमने एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया, तो हमने ये प्रयास नहीं किया कि केवल 2 जिलों से होकर के ही उसे बार बार घुमा दिया जाए। हमने ये प्रयास नहीं किया। हमने अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया तो हमने बुंदेलखंड जैसे लोगों को भी तवज्जो देने का काम किया। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया तो हमने आजमगढ़ जैसे जिलों को भी जोड़ने का काम किया जहां मुस्लिम आबादी 40% है। हमने ऐसे जिलों को भी जोड़ने का काम किया और आज हम गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो हम पश्चिम के जिलों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज ये होती है काम करने की शैली स्नेहा जी, और इनसे पूछ रही हैं आप जिनकी कंठ तक डूबे हुए हैं ये ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति में कि जब राम को काल्पनिक कहने पर किसी कार्यकर्ता ने उस पर जवाब नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, कि किस कार्यकर्ता ने आवाज उठाई थी कि राम को काल्पनिक कहा तो गलत कहा, किस नेता ने इनके एक बार भी अगर ये कहा हो कि नहीं राम मंदिर वहीं बनना चाहिए, किसी नेता ने इनके कहा हो। मैं स्वयं वाचस्पति जी से आग्रह करूंगा कि कभी उस दरमियान जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, किसी भी कांग्रेस के नेता का अगर इन्हें वक्तव्य मुझे दिखा दीजिए कि जिसने ये कहा हो कि राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए। नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये तुष्टीकरण राजनीति इनके ऊपर इस कदर हावी थी कि उसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर अपना डिसीजन देने जा रही थी तो कांग्रेस पार्टी के वकील खड़े हो गए कि साहब अभी निर्णय मत दीजिए, देश का माहौल बिगड़ सकता है, भाजपा को चुनाव का फायदा हो सकता है। ये सब कहने वाला कौन था? मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी अड़ंगा अड़ाने वाले लोग हैं ये, और आज ये कह रहे हैं, आज ये राम राम जप रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दोहरी नीति इनके पतन का कारण है। आज देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देकर के उनका भरण पोषण करने का, उनकी जीविका को सुचारू रूप से चलाने का विकास जी, लेकिन अभी वाचस्पति जी कह रहे थे कि गरीबों की थाली से रोटी छीनने का काम बीजेपी ने किया है। 13 करोड़ लोग पिछले 5 सालों में गरीबी रेखा से निकल करके आए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये IMF की रिपोर्ट कह रही है श्रीमान जी। और ये मैं फिर कहूंगा स्नेहा जी, आप किनके चश्मे से देख रही हैं? जिनके चश्मे से आप चश्मे से देख रही हैं, जिनके चश्मे से मेहुल चौकसी को लोन बांटेंगे, आप नीरव मोदी के शोरूम का उद्घाटन करेंगे और जब वो भाग जाएंगे तब वो भारतीय जनता पार्टी ने भगा दिए साहब। उन्हें लोन देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और उनके हीरे का शोरूम का उद्घाटन करने का काम राहुल गांधी करते हैं, और जब वो भाग जाते हैं ये देश छोड़ करके तब कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने भगा दिया। ठीक है वाचस्पति जी, ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। एक बार इनसे ये जवाब ले लीजिएगा कि जिन राम को लेकर के आज ये राजनीति कर रहे हैं, उन राम को लेकर के तब इनके मुंह में दही क्यों जम गया था जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देने जा रही थी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि निर्णय ना दिया जाए, ना सुनाया जाए। अल्पा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चलक तंग कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस के किसी नेता ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। हमने ये केवल कहा था
कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मानेंगे। कैसी बात कर रहे हैं सर, इतना बड़ा झूठ मत बोलिए, आज राम पर डिबेट है, इतना बड़ा झूठ मत बोलिए हम दिखा दें कि किसी ने समर्थन किया हो तो वो मुझे बताइए साहब। आप घुमा गए, आपको इसमें की राजनीति दिख गई। सच बोलिए साहब, राम का कम से कम अब तो राम को मान लीजिए। मानना पड़ेगा। बृहस्पति जी जवाब लेते हैं विकास जी से। विकास जी जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, अभी कह रहे थे चंदे को लेकर के, जी। मैं चुनौती देता हूं अपने सम्मानित साथी को कि वो एक भी ऐसा विषय ले आए कि राम के चंदे को लेकर के कोई भी ऐसा कृत्य हुआ हो, एक भी ऐसा विषय मैं चुनौती के साथ कहता हूं, स्वीकार करें। दूसरी चीज अभी कह रहे थे हमारे सम्मानित साथी कि सर सुन लीजिए कितना चंदा आपके राहुल गांधी ने दिया, ये आज तक नहीं बताया राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, है ना। और नेताओं से कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं की जो चेहरा होता है वो नेता होते हैं। आपके नेता कैसे हैं उससे आचरण पता लगता है आपके कार्यकर्ताओं का। अब सर सुनिए, सुन लीजिए, फिर अब सर एक विषय पर आप बीच में बोलेंगे, फिर आप फाइनल कमेंट में, मैं बीच में बोलूंगा। बृहस्पति जी फाइनल कमेंट चल रहा है, विकास जी का फाइनल कमेंट सुनिए। जी विकास जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। दूसरी चीज जी अभी कह रहे थे कि जरा एक बार भी मुझे बता दें, मैं बता दे रहा हूं आपको प्रमाण के सहित, राम को काल्पनिक कहने पर कितनी बार इस्तीफा दिया था बृहस्पति जी ने, मुझे बता दें। कितनी खिलाफत की थी अपनी पार्टी की, जब राम मंदिर पर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेने जा रही थी तो उसे रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और अपने वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि ये निर्णय अभी नहीं आना चाहिए। कितनी खिलाफत की वाचस्पति जी ने, ये पता करके जाए अभी वाचस्पति जी, मेरा आग्रह है आपसे। दूसरी चीज, इतिहास जी बहुत मार्मिक विषय कह रहा हूं आपको, और मुझे लगता है कि इस एक विषय के साथ आप कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को बखूबी समझ जाएंगी। जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाता है, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हम सबके श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह जी ने हंसते हंसते अपनी सत्ता कुर्बान कर दी और ये कह दिया था कि हम निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाएंगे। और उसकी परिणति ये हुई, उसका सहारा ये लिया कांग्रेस पार्टी ने अपनी तुष्टीकरण के राजनीति को साधने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकारें, जबकि मस्जिद उत्तर प्रदेश में गिर रही थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 4 राज्यों की सरकारें हमारी गिरा दी गई। इसी कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, इन्होंने हमारी 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी। और उसके उलट देखिए, जब कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जब गोली चलवाते हैं और वो सीना ठोक करके कहते हैं कि मुझे दोबारा अगर गोली चलवानी पड़ती तो मैं दोबारा गोली चलवाता, क्या उनकी सरकार कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त की? क्या बर्खास्त की? नहीं की। ये पराश्रय दे रहे थे ऐसे लोगों को जो सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम कर रहे थे, जो विधर्मियों को सपोर्ट कर रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है स्नेहा जी, और इस एक विषय से आप समझ गई होंगी कि कांग्रेस की बृहस्पति जी मुद्दे पे फाइनल। तो मैंने कहा कि मैं उसके जो भी प्रस्ताव हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। विकास के काम भी हो रहे हैं, लेकिन वो प्रदेश के सभी जिलों में किया जाना चाहिए, समता बराबरी के हिसाब से करना चाहिए। पहली बात ये, मुस्लिम वोटों के लिए हमारी 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी, यानी आप लोग स्वीकार कर लिया ना तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का आधार है, आपने स्वीकार कर लिया कि रहेगी। 9 नवंबर, अगली 9 नवंबर को क्या घोषणा करते हैं और क्या विकास की ठीक है, सारी जमीन पे कब्जा किए अयोध्या की यही के लोग है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।